नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। क्या आप चुनावी गर्मी को इस तरह महसूस कर रहे हैं जैसे मैं कर रही हूं? बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम चुनाव के बीचों बीच आ गए, हालांकि अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। कम से कम ऐसा ही लगा। गांधी के पटना के जो गांधी मैदान है वहां पर तेजस्वी यादव और बाकी जो इंडिया अलायंस के तमाम जो पार्टनर्स हैं, जो सहयोगी हैं, जब उन्होंने वहां भाषण दिया, तेजस्वी यादव की जो दहाड़ थी और उनके साथ लालू यादव का बोलना, ऐसा लगा कि बहुत पुराने दौर की वो समाजवाद, वो सामाजिक न्याय, वो बराबरी, संविधान, आज़ादी, वो तमाम शब्द जो हम लगातार भूलते जा रहे हैं, ये धर्म पर आधारित जो अंधी राजनीति है, इसके दबाव में ऐसा लगा कि उसको लेकर, इन शब्दों को लेकर, इनकी भावनाओं, उनके एहसास को लेकर जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, आपने देखा। अजय कुमार की इस रिपोर्ट को लाखों लोग देख रहे हैं। जो अजय कुमार ने रिपोर्ट किया, वहाँ द वायर पर जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो लाइव वीडियोज़ हैं उनमें से एक बन गया है, जो पटना का गांधी मैदान है, उससे अजय कुमार ने जो रिपोर्टिंग की। लेकिन आप ये सोचिए कि इसके कई घंटे यानी कमोबेश एक दिन से ज़्यादा गुजर जाने के बाद अब जो भूचाल आ रहा है, जो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जो पटना में कहा, उसका पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी स्तर पर क्या असर हो रहा है, ये आप देखिए। मैं भाषणों के कुछ अंश आपको सुनाऊंगी। उन अंशों की जो क्रिया की जो प्रतिक्रिया हुई है वो आपको कुछ ही पलों में मैं बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए, ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है वो है मैं मोदी का परिवार। मोदी का परिवार यानी मोदी के 1 2 4 लोग नहीं, अब तमाम उनका मंत्रिमंडल, इसके अलावा बीजेपी के तमाम अहम नेता, ये सब मोदी के परिवार बन गए हैं। और क्यों बन गए हैं? और मैं तो फिलहाल ये भी इंतजार कर रही हूँ इससे पहले कि आपको बताऊं कि तमाम जो ये दरबारी सरकारी एंकर्स हैं, जो नरेंद्र मोदी के ही पूरा जो प्रोपेगेंडा, उनकी पब्लिसिटी का एक तरह से एक्सटेंशन है, उन्हीं का विस्तार है, कि वो भी कुछ देर में कहेंगे कि नरेंद्र मोदी का अपमान हुआ है। उनको ये कहा गया है लालू यादव के जरिए कि उनका परिवार कहाँ है या उनका परिवार कौन है, उस पर सवाल उठाया गया है। तो हम भी मोदी का परिवार हैं, या अंबानी अडानी भी आ जाएंगे और कहेंगे हम मोदी का परिवार हैं। हम भी देख लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो अपने को मोदी का परिवार मानते हैं। लालू यादव का ये भाषण के कुछ अंश आप सुनिए, जिसमें लालू यादव सवाल उठा रहे हैं कि मेरे परिवार पर निशाना साधा है और भ्रष्टाचारी मुझे कहा है। लालू यादव ने सीधे तौर पर 2 बातें कही, और मैं कहूंगी इसको एक तरह का पर्सनल अटैक भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो ये भी नहीं मानता कि मोदी कहाँ के हिंदू हैं, या वो हिंदू नहीं हैं, या उनका परिवार कौन है या कहाँ है। आइए सुन लेते हैं। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कौन चीज है, नरेंद्र मोदी हिंदू भी नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सैद्धांतिक रूप से मैं किसी भी तरह के पर्सनल अटैक के खिलाफ हूँ। निजी तौर पर किसी के परिवार या उसकी जीवन शैली या उसकी जो धार्मिक आस्था है या उसकी जो पहचान है, इस पर हमला नहीं होना चाहिए। एक आदर्श समाज में
हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं हम आदर्श समाज में तो नहीं रह रहे। पिछले 10 साल में आप ये देखिए कि जवाहरलाल नेहरू, उनके जीने का अंदाज, उनके जो बिलीफ सिस्टम है, जिस तरह का वो जीवन जीते थे, जो उनकी विचारधारा है, ये वो व्यक्ति नहीं जो इस वक्त भारत का प्रधानमंत्री है। यानी कि सबसे मैं कहूँगी कि ताकतवर व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पर ये प्रहार उस व्यक्ति ने किया जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। वो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वो किसी भी तरह से उसके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है। आज की तारीख में वो एक सांसद भी नहीं है, एक विधायक भी नहीं है। वो व्यक्ति, वो सजा याफ्ता व्यक्ति है जो जमानत पर बाहर है। उस व्यक्ति के जरिए देश के सबसे ताकतवर इंसान पर यह तोहमत लगाई जा रही है। तब और दूसरी तरफ आप ये देखिए, उसके बरक्स देखिए जवाहरलाल नेहरू, जो व्यक्ति कब्र में गए हुए भी उसको एक जमाना गुजर गया, दशकों गुजर गए जवाहरलाल नेहरू को ये शरीर छोड़े हुए, उसके बावजूद भी किस तरह से उनकी कब्र खोद कर एक एक चीज जो निकाली जाती है। राहुल गांधी, न सिर्फ कि राहुल गांधी, वो किस तरह से जीवन जीते हैं, उनके परिवार में किस तरह के लोग हैं, वो कहाँ छुट्टी मनाने जाते हैं, वो कपड़े कौन से पहनते हैं, वो किस तरह के पप्पू हैं, वो शादी क्यों नहीं करते, उनके बच्चे क्यों नहीं होते, उनकी 5 नस्लों की जिस तरह से बखिया उधेड़ी जाती है हर रोज। और अगर आप राहुल गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को भूल जाइए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके ऊपर जिस तरह के लांछन लगाए गए हैं पिछले 10 साल में, कभी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तो जिस तरह का ये पॉलिटिकल कल्चर पैदा किया जा रहा है, जो सियासी संस्कृति, राजनीतिक गंदी सड़ांध वाली जो संस्कृति पैदा हुई है पिछले 10 साल में, नरेंद्र मोदी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं लालू यादव, एक तरह से उसी संस्कृति की जो गंध है वो पटना तक पहुंची है। मैंने फिर आपसे कह रही हूँ, सैद्धांतिक रूप से मैं इसके खिलाफ हूं कि नरेंद्र मोदी का परिवार या उनकी जीवन शैली, आस्था, विचारधारा, इस सब पे जब तक कि इसका पब्लिक पॉलिसी यानी कि आम जनता पर इसका असर न पड़े, तब तक मैं ये नहीं कहना चाहती, ना ही मैं सवाल उठाना चाहती हूँ कि उनकी पत्नी या उनका परिवार या जिस तरह से लोग यशोदा बहन के बारे में बातें करते हैं, मैं समझती हूँ कि पर्सनल और पब्लिक, सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन, इनकी रेखाएं अलग अलग होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि फिलहाल किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्री, मोदी का परिवार, ये पहले आपने सुना होगा मैं भी चौकीदार, जब उनको चौकीदार कहा गया था, फिर राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार ही चोर है, चौकीदार ही चोर है के बाद जब उन्होंने ये अटैक किया तो सबने कहना शुरू कर दिया कि मैं भी चौकीदार। अब ये जो चौकीदार हैं ये नरेंद्र मोदी के परिवार बन गए हैं। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही, मैं कहूँगी, एक तरह से तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं एक परिवारवाद पर जब इनके सवाल उठाता हूँ तो ये मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, मेरा भारत मेरा परिवार है, इस तरह के पोस्टर्स भी छप गए हैं और पूरा देश एक सुर में ये कह रहा है कि मैं मोदी का परिवार हूँ, मुझे सज़ा दी जा रही है क्योंकि मैंने आपको और आपके सपनों को अपना सपना बना लिया। नरेंद्र मोदी को सुन लेते हैं। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मैं फिर से वापस लौटना चाहती हूँ। पटना में जो गांधी मैदान में जो हुआ वो ऐतिहासिक से कम नहीं था और इस शब्द को मैं हल्के रूप से कैजुअली इस्तेमाल नहीं करती। वाकई जो कल हुआ वो ऐतिहासिक था। जिस तरह का भाषण था, तमाम जो अलग अलग सदस्य थे, राहुल गांधी से लेकर लेफ्ट पार्टियों के तमाम नेता से लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी से लेकर, ये तमाम लोग तो थे ही जिन्होंने वहाँ भाषण दिए। लेकिन मैं यहाँ 2 लोग, तेजस्वी यादव और लालू यादव, चूंकि ये उन्हीं का शो था, ये उन्हीं की पूरी महफिल, उन्हीं की पूरी नुमाइश थी। आपने देखा अजय ने जिस तरह से लोगों से बातचीत की और जिन लोगों की प्रतिक्रियाएं और भावनाएं जिस तरह से उमड़ के आई, मैंने उससे कई चीज़ें सीखी। मैंने ये बात सीखी कि मंदिर की राजनीति, धर्म पर आधारित राजनीति, जिसको लेकर एक पूरी लामबंदी हमने नजर आई है, हमने 22 जनवरी को इसी साल जो देखा, इन तमाम चीज़ों को टीवी जिस तरह से मैग्नीफाई करके दिखाता है। आपने देखा होगा वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उससे आप देखते हैं छोटे छोटे कण भी जो बड़े नजर आते हैं, वही छोटे कण हैं ये। छोटा समर्थन का
ये पूरा बेस है, उसी जनाधार को इतना बड़ा करके आपका टीवी दिखाता है, टीवी के दरबारी सरकारी एंकर्स दिखाते हैं, और जब यहाँ लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है, और वो भीड़ जो भावनात्मक रूप से यहाँ आई है, बिना खाए पिए रात रात भर ट्रेन में सफ़र करके, बिहार भी बड़ा राज्य है और अलग अलग बहुत दूर दूर इलाकों से यहाँ लोग पहुँचे, और मैं इसको समझ रही हूँ कि इसमें बड़ी तादाद उन लोगों की होगी जो आरजेडी के समर्थन करने वाले लोग होंगे, पार्टी कार्डर भी होगा, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ एक बार फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव को सुनने आए थे। 10 दिनों की जो उनकी पूरी यात्रा थी, नीतीश कुमार के एक बार फिर साथ छोड़ देने के बाद, आरजेडी का और बीजेपी के कैंप में चले जाने के बाद, जरा भी आराम नहीं किया, जरा भी सुस्ती से काम नहीं लिया तेजस्वी ने, और निकल गए आम जनता से बातचीत करने के लिए। यही अकेला तरीका है, यही आखिरी, पहला और अकेला विकल्प है कि जो नेता है उसे जनता के पास ही जाना होगा। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से भावनात्मक तरीके से बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे जब वो जिक्र कर रहे थे इस बात का कि कैसे वो लोग जो लोकतंत्र के हाशिए पर पड़े हुए हैं, जिनको इस भगवा राजनीति ने, ये जो पूरा ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है जिसने लगातार उनको दबा कर रखा, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हुआ ये व्यक्ति जब ये कहता है कि आपको याद है वो दिन गुजर गए जब उन्होंने कहा कि लालू यादव, ऐसा लगता है कि उन्हें शर्मिंदगी दिलाने की कोशिश होती है। खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि क्यों अपने पिता का जिक्र नहीं करते, ऐसा लगता है कि लालू यादव को लेकर कोई शर्मिंदगी है। हालांकि ईमानदारी से मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो पिछला चुनाव में जब कवर करने गई थी तो जो पब्लिसिटी थी, ऐसा लगता था कि तेजस्वी यादव के जो एडवाइजर्स थे उन्होंने लालू यादव को थोड़ा सा पीछे खड़े रहने के लिए या उनकी छवि को से बचने की शायद सलाह दी, ऐसा मुझे अंदाजा हुआ। लेकिन इस बार जिस तरह से सीना ठोक के लालू यादव के नाम को उन्होंने इस्तेमाल किया कि मेरे पिता ने क्या किया, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो क्या हुआ। उन्होंने कहा कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाई, मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाई। ये बहुत बड़ा वाक्य है, अपने आप में सिर्फ ये एक वाक्य नहीं है बल्कि पूरे ये कई तरह की किताबें पढ़ने जैसा है, ये घंटों के भाषण जैसा है कि मानसिक गुलामी एक तरह की पूरा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है पिछले कई दशकों की राजनीति का, जो सामाजिक न्याय की और पिछड़ों की जो राजनीति है, उसको एक वाक्य में बयान कर देना कि मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाना, ये लालू यादव ने किया। फिर उन्होंने कहा कि बिहार में सामाजिक न्याय उन्होंने करके दिखाया। फिर उन्होंने जिक्र किया गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, उन्होंने अल्पसंख्यकों का भी जिक्र किया कि ये लोग तमाम लड़ना सीख गए हैं, मानसिक गुलामी से आज़ाद होकर लड़ना सीख गए हैं और अपने अधिकार के लिए अब लड़ना जान गए हैं। क्या अब कोई उन्हें चप्पल उतरवा देगा? यानी आपको ये मालूम है ना कि जो निचली जाति के, तथाकथित जो निचली जाति के लोग हैं, अगर वो गांव से गुजरते हैं उच्च जाति के लोगों के घरों के सामने से, तो उन्हें चप्पल उतार के जाना होता है। आप में से लोग जानते होंगे, मैं जानती हूँ आप ज़्यादातर लोग, आप हिंदी बेल्ट में यहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके आसपास से ही मेरा कार्यक्रम देख रहे होंगे। आपको मालूम है आपके गाँव देहात में क्या होता है कि बहुत सारे दलित अभी भी साइकिल पर चढ़कर नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे दलित अभी भी कुएं से पानी नहीं पी सकते हैं। ये हमारे वक्त की जो 21वीं सदी है उसके भारत की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे हम चाहें भी तो मुंह नहीं फेर सकते, कितना भी आधुनिक भारत का हम गुणगान गाते रहें। अभी भी जो दलित हैं और जो निचले वर्ग के लोग हैं तथाकथित रूप से, उनको घोड़ी पर चढ़कर बारात ले जाने की अभी भी इजाज़त नहीं है। अभी भी दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ जिस तरह की यौन हिंसा होती है, आप और हम गवाह हैं इस बात की। इसी बात को रेखांकित किया यहाँ पर एक पिछड़ों का जो उदय है, ये एक तरह का जो पूरा मैं कहूँगी एक वापसी जो हुई इस पूरे डिस्कोर्स की, इस भाषण के बाद जब उन्होंने कहा कि क्या आप किसी की कोई मजाल है कि कोई कुएं का पानी नहीं पीने देगा आपको, क्या चप्पल आपकी कोई उतरवा देगा? अब गरीब अपना कुआं खुद बना लेगा और उनको भी पानी पिला देगा। सुनिए तेजस्वी यादव को। 10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया, बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा।
अरे अब कुआं का पानी नहीं 10-10 को कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग। इसलिए तो बीजेपी की बौखलाहट साफ तौर पर यहां नजर आ रही है कि इस भाषण का असर ऐसा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि पटना सिर्फ एक राज्य है हिंदुस्तान का, भारत का, उस एक राज्य में जो भूकंप आया उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है, उस भूकंप का जो झटके हैं वो अभी भी अब 24 घंटे बाद पूरे भारत में, फिलहाल आप देखिए लालू यादव को ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं लालू यादव, उनके पुराने भाषण निकाले जा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि कैसे पिछड़ों को उन्होंने इंसाफ दिलाया और भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने में, धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने में उसी लालू यादव ने, जो आज जो पूरी मंदिर की राजनीति चल रही है, जो लाल कृष्ण आडवाणी का रथ एक बार रोक लिया था, उसको कभी भी इतिहास, अभी नहीं आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद भी जब आप किताब उठाकर देखेंगे, इतिहास भारत का जब खंगालेंगे, जब वो पन्ने आप उस धूल भरी किताब के पलटेंगे, तो लालू यादव का चमकता हुआ चेहरा जरूर आपको याद आएगा कि जब धर्मांधता की और सांप्रदायिक राजनीति का पूरा एक रथ वहां पर चल रहा था, उसकी आंधी आ रही थी, कैसे एक व्यक्ति ने सिर्फ एक पत्थर लगा के उस रथ को रोक दिया था। यहाँ पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फिरका परस्त हैं कुछ लोग और कुछ लोग मौका परस्त हैं। उर्दू के 2 शब्द हैं ये, फिरका परस्त यानी जो फिरकों में यकीन रखते हैं, सांप्रदायिक लोग हैं यानी कम्युनल लोग हैं, और मौका परस्त हैं, अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी लोग। इधर चला बे उधर चला, इधर चला बे उधर चला, जाने कहां बे किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी। यानी वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं और दूसरे तौर पर उन लोगों के लिए भी कह रहे हैं जो अपनी पार्टियां छोड़ कर जा रहे हैं बीजेपी। और बीजेपी की वॉशिंग मशीन का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन अब डस्टबिन बन गई है। जो पहले वॉशिंग मशीन थी वो अब डस्टबिन बन गई है। यानी पहले तो लोग अपने दाग धोने के लिए चले जाया करते थे। देखिए आप अजित पवार जो हैं वो, जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम तरह के केसेस थे, अभी वो धुल के बीजेपी की वॉशिंग मशीन में, पुलिस कह रही है कि तथ्यों को हमें देखने में परखने में गलती हो गई है, ये कह रही है पुलिस। वही पुलिस जो पहले भ्रष्टाचार के बड़े बड़े उनके पर आरोप लगा रही थी। तो ये जो पूरी वॉशिंग मशीन थी, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अब ये वॉशिंग मशीन अब बन गई है डस्टबिन, यानी बिल्कुल जो बेकार लोग हैं, यूजलेस लोग हैं, अब वो इस डस्टबिन में डाले जा रहे हैं। ये एक तरह का नारों वाली जो भाषा है वो, क्योंकि टीवी को और जो ये पूरा कम्युनिकेशन का जो पूरा तरीका है, संचार का तरीका है, उसको भी एक नारे वाली भाषा चाहिए। तो उसके लिहाज से आप ये देखिए, फिरका परस्त और मौका परस्त, उन्होंने कहा 2 तरह के लोग यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं या थ्राइव कर रहे हैं। अगली बात जो उन्होंने खास बात कही, वो उन्होंने कही कि आरजेडी का मतलब है राइट्स यानी अधिकार, जॉब्स यानी नौकरियां, और डेवलपमेंट यानी कि विकास। अंग्रेजी में इसको एक नई परिभाषा दे दी कि आरजेडी का मतलब ये होता है। तो हम क्या उम्मीद करें? उम्मीद ये करें, ये तो मुझे नहीं मालूम कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ में आ जाने के बाद कितनी सीटें वाकई उम्मीद की जा सकती हैं, और ख़ासकर ऐसे वक्त में, क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा लोकसभा का चुनाव के ये पूरे समीकरण हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। एक में आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं या अपने राज्य का नेता चुन रहे हैं, तो उनमें से आप स्थानीय नेताओं में से चुनते हैं। लेकिन बिहार के लोगों को मालूम है कि तेजस्वी यादव कोई जाने वाले तो नहीं हैं, वो तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। तो ऐसे में जिस तरह से पूरे जो संचार के माध्यम हैं उन पर जो कब्जा है, जो पूरा नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी और जो उनके कॉरपोरेट जो साथी हैं, उनके जो कारोबारी मित्र हैं, जो उनका कब्जा है, ऐसे में कितनी उम्मीद की जाए, कितनी सीटें आएंगी? मेरा दिलचस्पी ये जानने में ज़्यादा है कि ये जो पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस, ये जो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया हम देख रहे हैं बिहार से हमारे सामने आते हुए, जिसके हम झटके के तौर पर देख रहे हैं बीजेपी की ज़बरदस्त बौखलाहट, वो किस तरह से अंजाम पर आएगी अगले कुछ ही हफ्तों में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पूरे देश में, ये मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।